सभी को नमस्कार। मैं अजीत सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय संगठन। आज इस वीडियो में हम अपठित गद्यांश से उत्तर कैसे छांटे जाएं, कैसे लिखे जाएं, सीखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बोर्ड की परीक्षाओं में अपठित गद्यांश, चाहे वो 10वीं का बोर्ड हो या 12वीं का बोर्ड है, पूछे जाते हैं। ठीक है, और उनका उत्तर जो है, जो गद्यांश दिया रहता है उसी में से पूछा जाता है। सर्वप्रथम हम अपठित का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। अपठित का अर्थ जो पहले नहीं पढ़ा गया है, अर्थात जो बुक आपने अभी तक पढ़ा है उसमें वो शामिल ना हो, जो टेक्स्ट बुक आपकी चल रही हो उसमें वो पैसे शामिल ना हो। ठीक है, आगे है पहले न पढ़ा गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम सभी लोग। अब जो है अपठित गद्यांश में क्या करना होता है, तो अपठित गद्यांश में पहली चीज है कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। पहली चीज कि जो भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर उसी में से ढूंढने के लिए आपको कहा जा सकता है। और कभी कभी जो है विकल्प वाले प्रश्न भी आपको दिए जाते हैं, आपको चूज करने रहते हैं, चुनने होते हैं। तो गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखने को कहा जा सकता है। ठीक है, तो जनरली जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें पहला ही पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अपठित गद्यांश को हल करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अपठित गद्यांश को हल करने से पहले हमें ये सारी बातें जो आपको दिखाई दे रही हैं उनका ध्यान रखना है। जैसे पहला है, गद्यांश को जो भी पैसेज दिया गया है, जो भी गद्यांश दिया गया है, उसको 2 से 3 बार पढ़कर उसका मूल भाव अच्छी तरह समझ लें। आपको उसको 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। उसमें क्या बताया गया है, उसका क्या भाव है, आप उसको समझिए पहले। फिर दूसरे में आएंगे हम, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अपनी भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। आप सभी लोग देखें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा लाइन जो है, पूरा का पूरा पंक्ति जनरली उतार देते हैं। आप उस लाइन को लीजिए, उसको अपने शब्दों में बदलिए, उसको थोड़ा आप छोटा भी कर सकते हैं, संक्षेप में भी कर सकते हैं, फिर उत्तर लिखिए। ठीक है, तीसरा है, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दें। आप बाहर से उत्तर मत दीजिए, किसी भी प्रश्न का अपने दिमाग से उत्तर मत दीजिए। ठीक है, जो भी प्रश्न है उसका उत्तर उसी गद्यांश, उसी पैसेज के आधार पे दीजिए, उसी में ढूंढिए, उसके उत्तर को लिख दीजिए आप सभी लोग। आगे है, यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हों तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, तब सही उत्तर को चुनें। अगर कोई विकल्प है, ऑप्शन है आपके पास, तो सभी विकल्पों को ध्यान से देखना है, फिर उसके उत्तर को लिखना है। और सबसे जो मेन है इसमें, टाइटल, शीर्षक लिखने के लिए कहा जाए तो यदि शीर्षक लिखने के लिए कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक ऐसा हो जिससे गद्यांश का मूल भाव तथा उद्देश्य प्रकट होता हो। आपका शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पूरे पैसेज से रिलेटेड हो, पूरे पैसेज का जो मूल भाव है उससे संबंधित हो। ठीक है, तो ये बातें जो है आप सभी लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए अपठित गद्यांश के उत्तर देने से पहले। ठीक है, तो आप जब भी कभी उत्तर देना प्रारंभ करेंगे अपठित गद्यांश का, तो ये बातें आप सभी लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। आइए, अब आपके सामने जो है एक अपठित गद्यांश है की स्लाइड दिखेगी। हम सभी लोग उसको पढ़ेंगे और इसके से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जो हैं उसी पैसेज में, जो अपठित गद्यांश आपके सामने दिखाई देगा, उसी में ढूंढने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अपठित गद्यांश में जो है प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। तो आइए देखते हैं। ये अपठित गद्यांश है आपके सामने। प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते रहे हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के आम्न्या और काव्य ग्रंथ उत्तर दक्षिण में समान रूप से मान्य हैं। कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ी रसमयता के साथ वर्णन आया है। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। शिव भक्त ठेठ उत्तर की गंगोत्री से जाह्नवी जल लाकर
दक्षिणी, आगे देखते हैं, सीमा के रामेश्वरम में महादेव का अभिषेक करते हैं। उत्तर में बद्री केदार, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारकापुरी के तीर्थाटन से भारत की चारों दिशाओं की पूजा हो जाती है। तुलसीकृत रामायण का मराठी और बांग्ला में भी अनुवाद हुआ। सूरदास के भजनों को प्रायः सभी प्रांतों के गवैयों ने अपनाया। बांग्ला के वंदे मातरम और जन गण मन राष्ट्रीय गीत बने। वेशभूषा, रहन सहन और शक्ल सूरत में भेद होते हुए भी भारतवासी अपने जातीय व्यक्तित्व से पहचान लिए जाते हैं। आगे की स्लाइड में देखते हैं हम कि प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते रहे हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के आम्न्या और काव्य ग्रंथ उत्तर दक्षिण में समान रूप से मान्य हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं। स्लाइड रिपीट हो गई है, पहले वाली ही है, तो इसको नहीं देखना है, हम सीधे प्रश्नों पे आ जाते हैं। ठीक है, ये स्लाइड अब नहीं देखेंगे, इससे पहले के प्रश्नों को हम देख लेते हैं। इसी से रिलेटेड, ये पहली तो 2 स्लाइडें हैं, उसी से रिलेटेड प्रश्न हैं। ये तीसरी स्लाइड केवल आपको एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है, पहली स्लाइड का भाग ये है, तो हमने इसको गलती से पढ़ दिया था। सभी देखेंगे। पहला प्रश्न है कि सभी ग्रंथों ने कहाँ से प्रेरणा ली। अब इसका उत्तर जो है इसी स्लाइड से हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो आप ढूंढिए सभी लोग। तो जब ढूंढेंगे तो इसमें दिया है कि सभी ग्रंथ जो है, आगे देखेंगे इसका उत्तर कैसे आ रहा है। यहाँ पे देखिए, सभी जो अंडरलाइन किए हुए हैं ये उत्तर, सभी काव्य ग्रंथ चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते रहें। तो आप सभी लोग क्या करते हैं, ये पूरी की पूरी पंक्ति उठा करके, पूरी की पूरी लाइन उठा करके आप यहाँ उत्तर में लिख देते हैं। देखिए, उत्तर ऐसे लिखना है, आपको यहाँ से लेना है उत्तर, लेकिन अपने अनुसार उसको छोटा करना है, थोड़ा शॉर्ट करना है और लिख देना है अपने शब्दों में। तो इन्होंने लिखा है कि सभी काव्य ग्रंथों ने रामायण और महाभारत से प्रेरणा ली। कहाँ से प्रेरणा ली, तो रामायण और महाभारत से प्रेरणा ली। ये उत्तर आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए सभी लोग। उत्तर और दक्षिण भारत के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन विशेष रूप से कहाँ मिलता है। तो यहां देखिए आप सभी लोग, उत्तर और दक्षिण भारत के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन विशेष रूप से कहाँ मिलता है। तो आप जब आगे देखेंगे तो यहाँ है कालिदास, उसी में से ढूंढ लेंगे, उसी पैसेज में से आप ढूंढेंगे कि कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित के उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ी रसमयता के साथ वर्णन आया है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी लिख देंगे, उत्तर और दक्षिण आप अपने शब्दों में लिखेंगे। भारत के प्राकृतिक दृश्यों का बहुत सुंदर वर्णन कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित में मिलता है। ठीक है, आप यहीं से इसी पैसेज से ढूंढ लेंगे। उसी तरह से तीसरा प्रश्न है, कुल मिला के 5 या 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होगा, और उसके उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि हिंदू तीर्थाटन की क्या विशेषता है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसी में से ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगी। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। तो आप लिख देंगे, हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय एकता की भावना भी निहित है। अब अपने तरफ से ये शब्द जोड़ दीजिए, यही इसकी विशेषता है। ठीक है, सेम लाइन, थोड़े से शब्द अपने अकॉर्डिंग जोड़ करके आपने इसका उत्तर लिख दिया। तो ये ऐसे उत्तर लिखे जाते हैं। आगे है चौथा प्रश्न है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से प्रमुख तीर्थ हैं। तो आप देखिए, बहुत सारे जब पूरा पाठ पढ़ेंगे आप तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिली थी इसमें, कौन कौन से बड़े बड़े तीर्थ स्थान थे इसमें। देखिए, तो यहाँ दिया बद्री केदार उत्तर में, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारकापुरी। ये जो है चारों दिशाओं में फैले हुए, तो लिख दीजिए यही उत्तर इसका। पूर्व में जगन्नाथ धाम, पश्चिम में द्वारकापुरी, उत्तर में केदारनाथ बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उसी पैसेज में, उसी गद्यांश में से हम उसके उत्तर जो है, इन चारों प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के लिख दिए।
अगला प्रश्न जो है वो इससे रिलेटेड तो होगा, लेकिन वो हो सकता है आपके व्याकरण से पूछ दे, ठीक है, या आपने जो भी पढ़ा हुआ है इससे पहले, विलोम शब्द पढ़े हुए हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़े हुए हैं, तत्सम तद्भव पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इन्होंने सीधे प्राचीन और धूमिल ये दो शब्द आए हैं, ये शब्दों के जो है इन्होंने विलोम शब्द पूछ लिए हैं। तो प्राचीन मतलब ओल्ड, तो उसका इन्होंने लिख दिया है उत्तर प्राचीन का नवीन, धूमिल का उज्ज्वल। तो ये आपको ये यहाँ पैसेज में नहीं मिलेगा क्योंकि ये विलोम शब्द हैं, तो आपको पहले से ये आने चाहिए। आगे जो अंतिम है और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है शीर्षक लिखना। सबसे अधिक जो गलतियां होती हैं आपको शीर्षक लिखने में होती है, तो शीर्षक लिखते समय आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे इसमें पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश का कोई उचित शीर्षक दीजिए। इस पूरे पैसेज को जो आपने पढ़ा है उसका सबसे सही टाइटल क्या होगा, शीर्षक क्या होगा। तो जब भी आप शीर्षक लिखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, शीर्षक के लिए पूरा सेंटेंस मत बनाइए, पूरा वाक्य एक मत लिख दीजिए। जो शीर्षक होना चाहिए वो 3 से 4 जो है शब्द से अधिक नहीं प्रयोग किए जाने चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना जब आप शीर्षक लिखेंगे। जैसे ये देख लीजिए, शीर्षक है भारतीय धर्म और साहित्य, बस टाइटल हो गया, आपको यही लिख देना है और कुछ अलग से प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरह से आप किसी भी अपठित गद्यांश का, चाहे वो क्लास 10th में पूछा जाए, क्लास 12th में पूछा जाए या कहीं पे भी पूछा जाए, आप बहुत ही आसानी से उसका उत्तर उसी में से ढूंढकर लिख सकते हैं, ठीक है। आशा है आप सभी को अपठित गद्यांश अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।